उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, शहादत एक अजीम रुतबा और बड़ा मकाम है जो किस्मत वालों को मिलता है, और वही खुशकिस्मत इसे पाते हैं जिनके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी लिखी होती है। यहाँ तक कि शहादत का मकाम नबूवत के मकाम से तीसरे दर्जे पर है। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा है और अपने परवरदिगार के मुकर्रब हैं, खाते पीते हैं, खुश हैं इस चीज से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाई, और जो लोग उनके पास नहीं पहुंचे उनसे पीछे रह गए हैं। इनकी भी इस हालत पर वो खुश होते हैं कि इन पर भी किसी तरह का खौफ वाक़या होने वाला नहीं है और न वो मगमूम होंगे। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से और इस बात से कि अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर जाया नहीं फरमाता। दोस्तों, इस आयत करीमा को उस वक्त काफिर भी मान गए जब मुसलमानों के अजीम शहीद सदाम हुसैन की कब्र खोली गई, तो सब देखने वाले हैरान रह गए कि सदाम हुसैन की लाश बिल्कुल वैसी पड़ी थी जैसी 12 साल पहले दफनाई गई थी। इस वाक़े को बयान करने से पहले हम जरूरी समझते हैं कि आपको बताया जाए कि सदाम हुसैन को फांसी देने की जरूरत क्यों पेश आई। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है जब एक औरत आहो बका करती हुई सदाम हुसैन के सामने आई और मजलूमियत की दास्तान सुनाने लगी, जिसके बाद एक मीटिंग में सदर सदाम ने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उनके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए, जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम हुसैन इतने ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाले शख्स थे कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि उन्होंने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव को मट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जानम वासिल हो गए। सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकले। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम हुसैन का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को जाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सदाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सदाम हुसैन और इराकी हुकूमत पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडा वीडियोस चलवाई गई। और फिर जब बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका ये बयानियां फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराइम में मुलव्विस है, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले को जवाज बनाकर इसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी। और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। दुनिया की सालमियत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और इसके अलावा इराक पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए। इस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका के ज़ेरे असर अदालत में सदाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, जहां सदाम हुसैन ने उस अदालत को एक अमेरिकी कब्जे का हथियार करार दिया। इस मुकदमे के जज ने जब अमेरिकी सरकार की मर्जी का फैसला देने से इनकार किया तो उस जज को मुल्जिम से हमदर्दी रखने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया और एक नया जज आ गया जिसने मुकदमे के आखिरी मराहिल की समाअत की, जबकि इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के दौरान सदाम हुसैन अमेरिकी तहवील में रहे और मुकदमे की समाअत के दौरान सदाम हुसैन के 3 वकीलों को भी कत्ल किया गया, जिस पर सदाम हुसैन ने भूख हड़ताल की, लेकिन इसके बावजूद सदाम हुसैन को आजाद ट्रायल का हक नहीं दिया गया।
اور عدالت نے امریکہ کی اما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے؟ اس حوالے سے ان کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے۔ انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین گرامی، صدر صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی میت کو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر میں بغداد سے تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود یہودی اور مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صدر صدام حسین کی قبر کو کھولا جا رہا ہے، اور جیسے ہی قبر کھلتی ہے تو وہ بالکل درست حالت میں موجود ہوتے ہیں، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر امریکی صدر جارج بش کے مطابق تکریت منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروپ الحشد الشعبی کے مطابق سابق صدر کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کو تعینات کیا گیا، اس لیے ان کی میت نکالی گئی، جبکہ ان کے ہی جنگجوؤں میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی جلا وطن بیٹی حالہ ایک پرائیویٹ طیارے میں یہاں آئی اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئی۔ مقامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ صدام دور میں طالب علم تھے نے نام چھپانے کی شرط پر کہا کہ ناممکن، حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔